हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द वेरियस कंसंट्रेशन टर्म एंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट कंसंट्रेशन टर्म। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। द टॉपिक इज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन सिंपली मीन्स द रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। In reactant bonds are broken and in the products new bonds are formed. So to represent this chemical reaction we simply use symbols to denote that chemical reaction. तो इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन सिंपली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो देखो, अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन को मैं एक बार बता देता हूँ आपको। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन सिंपली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical change और chemical reaction। हम लोग जानते हैं अलग अलग एलिमेंट के हमारे पास सिंबल्स हैं, तो हम लोग उन एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमको मिल जाती है केमिकल इक्वेशन। और एक टर्म फिर आप लोगों को मिलेगा, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। तो देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पर लैंग्वेज में। मैंने यहाँ पर इसको जो भी केमिकल चेंज हुआ है मैंने उसको यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे केमिकल चेंज होंगे, इनकी लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी। तो साइंटिस्ट ने क्या हमको सुझाव दिया कि भाई इन जो हमने लैंग्वेज लिखी है ना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो हम लोग क्या करने लग गए कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N2, ठीक है। रिएक्ट्स विद, इसका मतलब सिंपली कि नाइट्रोजन के साथ जोड़ा गया है क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। They react together and form ammonia, and this is the symbol of ammonia, ठीक है। This is the simple chemical equation. Nitrogen reacts with hydrogen, then it form ammonia. But this chemical equation is not balanced. ये balanced नहीं है। कैसे balanced नहीं है समझिए। In this side, 2 nitrogen atoms are present, and on this side only 1 nitrogen atom is present. यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। जबकि हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज ए यूनिवर्सल लॉ। वो लॉ क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लाइकवाइज एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई देखिए, जब यहाँ पर 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर एक एटम कैसे रह गया? वो एक एटम कहाँ चला गया? वो हम लोग जानते हैं कि एटम को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या मैं लिख सकता हूँ इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ conservation of mass, law of conservation of mass, we need to balance a chemical equation. We need to balance a chemical equation. अब देखिए, केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के कई मेथड हैं। हम लोग यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे, देखिए कई मेथड कौन कौन से हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन हम लोग अभी
इसी चैप्टर में सिंपली हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज़ करेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, वो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है, उसमें एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं बैलेंस अगर करूँ यहाँ पर, तो देखिए नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अमोनिया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्स में बंद कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। एक बार मैं आपको देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और आई थिंक आप लोग अब ये समझते हैं कि व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज एलिमेंट, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करें, उसके बाद फिर इस वाले वीडियो पर आइए। चलिए अब देखिए, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। जहाँ जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा जा रहा है, वो सिंपली क्या है वहाँ पर, वो 1 है। देखिए अब हम लोग इस इक्वेशन को कैसे बोलेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल of hydrogen, then it produce 2 mole of ammonia. And now you can also check the number of nitrogen atom 2, number of nitrogen atom 2, number of hydrogen atom 6, number of hydrogen atom 6. तो nitrogen atom and hydrogen atom, all nitrogen atom on left hand side and right hand side are equal, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इंटरप्रिटेट करूं, देखिए मैं बहुत ही सिंपली और पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, और अगर आप लोग इस तरीके से समझेंगे तो ये चीज़ें फॉरएवर याद रहने वाली हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई ट्रिक ऐसी नहीं है इस चैप्टर के लिए, क्या न्यूमेरिकल के लिए, कि आप लोग सीधे से इस ट्रिक को याद कर लें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। तो देखिए पॉइंट वाइज चलिए आगे। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं इंटरप्रिटेट करता हूँ तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 mole of hydrogen, then it produce 2 mole of ammonia, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब ये नंबर ऑफ मोल्स आए कहाँ से, जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। तो दीज कोफिशिएंट आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या समझ में आया? मैं लिख देता हूं एक बार नाम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स present in a balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो मैंने यहाँ ये जो लिखा है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। हम लोग देखेंगे आगे चल के कि न्यूमेरिकल इसी स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड हैं। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल इक्वेशन की जो स्टोइकियोमेट्री है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन समझ में आई होगी। अब मैं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ बी, देन इट प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी एंड 5 मोल ऑफ डी। ऐसे समझिए, ये एक बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो यहां से मेरे को दिया गया कि 2A रिएक्ट विथ 4B एंड इट प्रोड्यूस 3C + 5D। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कि जो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है उसको लिख दीजिए। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि इस इक्वेशन की जो इंटरप्रिटेशन है, आप जो इंटरप्रिटेट कर रहे हो इस इक्वेशन को देख के वो लिख दीजिए। तो हमने क्या इंटरप्रिटेट किया है कि 2 मोल ऑफ A reacts with 4 मोल of B, then it produce 3 मोल of C and 5 मोल of D। ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है। स्टोइकियो मतलब ये पूरी केमिकल रिएक्शन जब चलेगी तो इस ही रेशो में चलने वाली है, इन्हीं रेशो में ये केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है इस इक्वेशन की एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही ये पूरी रिएक्शन चलेगी। तो देखिए हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर उससे इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट रिएक्शन। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया कि 3 मोल ऑफ A react with 6 मोल ऑफ B। 6 मोल मतलब क्या दिया गया कि देखो ये तो बैलेंस थर्मल एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया कि 3 मोल ऑफ A react with 6 मोल ऑफ B in this reaction, then calculate the amount of product formed in this reaction। इस रिएक्शन में C और D का क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोग बता दीजिए। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चलने वाली है, इस स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चलने वाली है, और आपको क्वेश्चन में ये गिवन है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब ये एक नया टर्म आ गया आपके सामने, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं, तो मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं, तो इन दोनों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट पहले खर्च हो जाएगा, खर्च होने का मतलब है कि जिसका अमाउंट फिनिश हो जाएगा, तो 2 रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट का अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पहले, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। अब इसको समझ लीजिए इस एग्जाम्पल से। देखिए हमको ये पता है कि 2 मोल ऑफ A रिएक्ट करते हैं 4 मोल ऑफ B से, ठीक है। अब इसका मतलब ये देखो कि 2 मोल्स के लिए मुझे कितना दिया गया है, भाई होना चाहिए था 2 मोल और ये 4 मोल, लेकिन इक्वेशन में मुझे दिया गया है 3 मोल और ये 6 मोल, ठीक है। तो 2 मोल की जगह मुझे कितना मिल गया, 3 मोल मिल गया, और 4 मोल की जगह मुझे कितना मिल गया, 6 मोल मिल गया, ठीक है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। देखो 2 मोल के लिए कितना दिया गया है, 3 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 2 मोल के लिए कितना है, 3 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 1.5 मोल होगा। 4 मोल के लिए कितना दिया गया है, 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, डेफिनेटली 1.5 मोल। तो देखो ये भी 1.5 आ रहा है पर यूनिट मोल के लिए, और ये भी 1.5 आ रहा है पर यूनिट मोल के लिए। इसका मतलब कि दोनों रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो सेम है, मतलब दोनों एक साथ खर्च होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर 2 रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट में हैं और वो आपस में एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हों। कंप्लीटली रिएक्ट का सीधा सा मतलब है कि कोई भी रेजिड्यू बचने वाला नहीं है, रिएक्टेंट पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे दोनों। चलिए तो देखिए, ना तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरह को बोलते हैं कंप्लीट रिएक्ट विद ईच अदर, कंप्लीट या कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर। अब आप लोग देख लीजिए कि भाई ये 3 मोल है, ये 6 मोल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ C और ये प्रोडक्ट ऑफ D कितना बनने वाले हैं, तो ये तो सिंपल रेशो से अब हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, जब ये 3 मोल है, ये 6 मोल है,
तो यहाँ पर ये C कितना बनेगा और D कितना बनेगा, हमको ये चेक करना है, ठीक। और ये दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो रेशो निकाल लीजिए कि 4 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है, 6 मोल। 2 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है, 3 मोल। तो मैं यूनिट मोल के लिए जब निकाल रहा था तो 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है, 1.5 मोल। और ये भी 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 1.5 मोल। एक चीज़ आ रही है आपको समझ में, तो 1 मोल के लिए खर्च हुआ है 1.5, तो 3 मोल के लिए कितना बनेगा, 1। देखिए रिएक्टेंट खर्च होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट कितना खर्च हो रहा है 1 मोल के लिए, 1.5 मोल। तो 3 मोल के लिए प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 3 मोल के लिए प्रोडक्ट बनेगा 3 × 1.5 मोल, ठीक है। तो ये D कितना बनेगा, 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 1.5 मोल, तो 5 मोल के लिए कितना खर्च होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लिमिटिंग रिएजेंट को बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है उसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, a + 2b गिव्स आउट 3c + 4d। ये मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल भी है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखता हूँ तो देखो 1 मोल ऑफ A reacts with 2 मोल ऑफ B, ठीक है। Then it produce 3 मोल ऑफ C and 4 मोल ऑफ D, ठीक है। तो हमको ये मिल गई स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं उसको समझिए। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है देखिए कि 4 मोल ऑफ A and 6 mole of B are given to you and then you have to find out the weight of C and D, ये पता करना है। तो देखो एक बार को देखने को आपको ऐसा लगेगा कि 4 मोल ऑफ A आपको दिए गए हैं और 6 मोल ऑफ B आपको दिया गया है, तो ज़्यादा अमाउंट किसका है, ओबियसली 6 मोल ज़्यादा होगा। वो 4 मोल है, ये 6 मोल है, लेकिन हमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। हमको देखना है कि स्टोइकियोमेट्री के रेशो में अमाउंट कितना दिया गया है। अब देखो 1 मोल ऑफ A के लिए कितना दिया गया है, 4 मोल, और 2 मोल ऑफ B के लिए कितना दिया गया है, 6 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना हो गया, 3 मोल। ये 1 मोल के लिए 3 है, ये 1 मोल के ये 1 मोल के लिए 4 है, ये 1 मोल के लिए 3 है। तो आप लोग बताइए अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, डेफिनेटली B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्री के रेशो में जिसका अमाउंट कम प्रेजेंट होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। तो देखो 6 मोल ये पूरे खर्च हो जाएंगे, तो 6 - 6 हो गया खर्च। अच्छा 2 मोल के लिए कितना खर्च हुआ है, 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा, ऑब्वियसली 3 मोल। कितने में से खर्च होगा, 4 मोल में से, तो 4 - 3। यहाँ पर A के कितने मोल बचे रह गए, 1। तो दिस इज द एक्सेस रिएजेंट एंड दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 2 मोल के लिए कितना खर्च हुआ, 6 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना खर्च हुआ है, 3 मोल। तो 3 मोल के लिए बनेगा कितना, भाई खर्च हो रहा है 3 मोल 1 मोल के लिए, तो 3 मोल के लिए कितना बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3। खर्च हो रहा है 3 मोल और 3 मोल के लिए बनेगा कितना, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री के रेशो में पता करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या बन सकती है, द अमाउंट द रिएजेंट विच कंप्लीटली फिनिश्ड या विच कंज्यूम अर्लियर इन द रिएक्शन। और एक्सेस रिएजेंट द रिएजेंट विच रिमेन आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद कुछ बचा रह जाता है। और लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट ही, लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.4 आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। तो आपको ऐसे दे रखा है, ये ए पार्ट है
कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर में उसको जलाया जाता है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमको एयर में किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। चलिए, तो मेरे पास है कार्बन, और कार्बन रिएक्ट करेगा एयर में किससे? ऑक्सीजन से, और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो मेरे को लैंग्वेज फॉर्म में दी गई थी और मैंने उस लैंग्वेज से इक्वेशन को बना दिया। तो क्या चेक करिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? इसका सॉफ्टवेयर लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। हमको इस इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल गई है और इसको मैं कर दूंगा बॉक्स में बंद, इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शन इसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होनी है। अब हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब एयर में जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस अमाउंट में है, मतलब कार्बन को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको। अब एक चीज देखिए, यही जो सॉफ्टवेयर है यही इसका क्वेश्चन बना दिया कि 1 मोल ऑफ कार्बन को अगर जलाया जाए एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? तो आपको इक्वेशन से पता चल रहा है सीधे, 1 मोल ऑफ कार्बन को जलाने पर आपको CO2 कितनी मिल रही है? 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल ऑफ CO2 का वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है CO2 का? 44 ग्राम। अगर वो यही पूछ लेता कि कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 22.4 लीटर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर वो पूछ ले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोगों ने CO2 कितना बनेगा उसके हमसे पूछा था अमाउंट, और हमने उसमें वॉल्यूम भी बता दिया और मॉलिक्यूल्स भी बता दिए। इसी तरह से हम लोग उसके जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है उसको भी करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ कार्बन is burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने ऑक्सीजन बोला है, यहाँ डाइऑक्सीजन बोल दिया है, तो ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन आर सेम थिंग। तो इसकी मैं केमिकल इक्वेशन बना लेता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस CO2। ठीक है, और 1 मोल ऑफ, अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर है इक्वेशन का, ये जो अगर मैं इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो देखिए बैलेंस आ रही है ऑलरेडी, तो मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद। ठीक है, दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। मतलब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि 1 मोल ऑफ कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ये है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको रिएक्टेंट में जो भी कुछ दिया गया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में बदल लीजिए। देखिए, अगर आप लोग सीक्वेंस में पढ़ोगे इन क्वेश्चंस को तो आसानी से कर पाओगे, और इधर उधर शॉर्टकट के तरीके में भागोगे तो डेफिनेटली गलती करोगे। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी मोल्स की फॉर्म में है, ये है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूँ? मोल्स में। अब मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोल्स में कन्वर्ट करने के 3 फॉर्मूले हैं, व्हेन वेट इज गिवन, व्हेन पार्टिकल्स आर गिवन, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है? फर्स्ट वाला, व्हेन वेट इज गिवन। तो देखिए, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितना आने वाला है? ये आने वाला है 0.5 मोल। ठीक है जी, अब देखो 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए आपको दिया कितना गया है? 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में भी 1 मोल ही दिया गया है। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना दिया गया है? 0.5 मोल। तो अब आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि ये 1 मोल के लिए 1 मोल प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट, ये 1 मोल के लिए 0.5 मोल है। तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच कंप्लीट अर्लियर इन द रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट।
दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में पहले खर्च हो जाएगा। पहले खर्च होने का मतलब क्या है कि 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा 0.5 मोल ऑफ कार्बन के साथ, और 0.5 मोल कार्बन ऐसा ही बचा रह जाएगा। ऐसे समझिए कि ये तो मेरे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, और ये है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के कितने भाग से हिस्सा रिएक्शन करेगा? 0.5 मोल से। तो ये 0.5 मोल बाकी का तो एक्सेस में पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सेस में बचा रह जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था आपको। अब देखिए, तो देखो 0.5 माइनस 0.5, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन में। तो 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5 मोल। तो यहाँ 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा? 1 मोल के लिए 0.5 मोल खर्च होगा, सीधी सी बात। तो ये बचा रह जाएगा 0.5 मोल। ये कितना रह जाएगा? 0। अब देखिए 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5 मोल। तो 1 मोल के लिए बनेगा कितना? 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा? देखो 1 मोल का वेट होता है 44 ग्राम, तो 0.5 मोल का कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई 0.5 दैट इज 22 ग्राम। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐसे ही तरीके से करिए। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, उसको बैलेंस करें, फिर स्टोइकियोमेट्री लिखें, फिर क्वेश्चन में जो गिवन है उससे आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट पता करें। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन में कंप्लीट हो जाता है, और उस लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। एक और इसका इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए कि 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने इक्वेशन को लिख दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। हमने इसकी स्टोइकियोमेट्री बना दी। अब हम लोग आ जाते हैं गिवन पर, हमको क्या दिया गया है, ठीक है जी। तो हमको ये बोला है कि 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देखो 1 मोल के लिए कितना दिया गया है? 2 मोल, और 1 मोल के लिए कितना दिया गया है? 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को पहले कन्वर्ट कर लीजिए मोल्स में। तो देखो 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम कितना आ गया? 0.5 मोल्स, ठीक है। 1 मोल के लिए 0.5 है और 1 मोल के लिए 2 है। तो आप लोग खुद बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले खर्च हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 0.5 माइनस 0.5। अब 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5 मोल। तो यहाँ 1 मोल कार्बन के लिए भी कितना खर्च होगा? 0.5 मोल। कितने में से? 2 में से। तो 2 माइनस 0.5, तो यहाँ पे एक्सेस में कितना बचा रह गया? 1.5 मोल। तो देखिए 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5। तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा 0.5 मोल ऑफ CO2, और 0.5 मोल ऑफ CO2 का वेट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो अब आप एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है कि लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा प्रोडक्ट का अमाउंट। एक्सेस रिएजेंट कितना बचता है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1.4 से हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट कितना है? 0.5। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0.5। यहाँ भी लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट कितना है? 0.5। तो प्रोडक्ट का भी कितना है? 0.5 बन रहा है। मतलब और एक्सेस रिएजेंट यहाँ पे बढ़ गया है 1.5। तो एक्सेस रिएजेंट से प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1.23 आप लोगों को दिया गया है, और वो क्वेश्चन नंबर 1.23 इसी लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो उसको समझिए पहले आप। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि एक कोई रिएक्शन है A प्लस B2, इट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म AB2, ठीक है। A प्लस B2 गिव्स आउट AB2।
अच्छा, यहाँ पे रिएक्टेंट ए है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पे रिएक्टेंट ये B2 है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, ये है एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म, और B2 है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। B2 इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एक चीज़ तो आप लोग स्टूडेंट ये याद रखिए कि कोई रिएक्टेंट एटॉमिक फॉर्म में है तो उसको एटॉमिक फॉर्म में ही रहने दीजिए, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहने दीजिए। हम लोग ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ B आर प्रेजेंट, हम ये मानेंगे कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ B2 आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, मैं ये लिखूंगा। मैं ये नहीं लिखूंगा कि 2 मोल ऑफ एटम B, नहीं, जो एटॉमिक फॉर्म में है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखिए, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कि 300 एटम्स ऑफ A, 300 एटम्स ऑफ A react with 200 molecules of B, 200 molecules of B, ये पूछा गया है हमसे। और हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपने रीड भी किया होगा कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट में, स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 1 मोल ऑफ A के लिए कितना प्रेजेंट है, 300 एटम्स ऑफ A। 1 मोल ऑफ B2 के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग कहाँ गलती करोगे कि भाई ये तो 200 मॉलिक्यूल्स हैं B2 के, इसमें एटम तो 400 हो जाएंगे। जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं B के तो 200 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 400? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही कंसीडर करिए, उसको एटॉमिक फॉर्म मत बनाइए। तो देखिए 1 मोल के लिए कितने एटम्स हैं, 300, तो 1 मोल B2 के लिए कितने हैं, 200। तो आप लोग खुद देखिए अमाउंट कम किसका है, B का कम है। दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्टेंट B2 जो है इज लिमिटिंग रिएजेंट। सीधी सी बात है, जो कम अमाउंट में होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब आ जाइए इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 2 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, 3 मोल ऑफ B। अब आप लोग देखिए 1 मोल ऑफ A तो स्टोइकियोमेट्री है, हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट जो भी पता करना है वो स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में पता करना है। तो 1 मोल ऑफ A के लिए कितने मोल हैं, 2 मोल, और 1 मोल ऑफ B2 के लिए कितने हैं, 3 मोल। तो अमाउंट ज़्यादा किसका हो गया, B का, कम किसका है, A का। दैट मीन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इन सिचुएशन सेकेंड A is the limiting reagent. Now come to the third part of this question. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 100 एटम ऑफ A, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो देखिए 1 मोल ऑफ A के लिए कितने एटम्स हैं, 100। 1 मोल ऑफ B2 के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100। तो सिंपल सी बात है, दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल। दैट मीन दे विल कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर। इन दिस सिचुएशन नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। दिस इज द थर्ड पार्ट। कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट है 5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ B2। अब आप लोग खुद देख लीजिए, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B। तो यहां पर A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आई है कि लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री रेशियो से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये तो एकदम फाउंडेशन क्वेश्चंस हैं। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग किसी भी रिफ्रेशर से कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग combustion of 16 gram of methane. Calculate the amount of water produced during combustion of 16 gram of methane. ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी कंबशन की? मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस, हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ऑन कंबशन गिव्स CO2 एंड H2। तो ये तो मेरे पास बन गई है एक केमिकल इक्वेशन, बट दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो हमें क्या करना है? सिंपल बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वी नीड टू बैलेंस इट। तो देखिए, तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक तरीका समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए अब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो कार्बन एटम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन एटम 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑक्सीजन एटम। देखिए 2 ऑक्सीजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब मैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो कोफिशिएंट लिखे रहते हैं वही उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो मैं इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री लिख रहा हूं यहाँ पर। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 and 2 मोल ऑफ H2O। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो स्टोइकियोमेट्री है, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद, क्योंकि ये इक्वेशन का, ये केमिकल रिएक्शन का सॉफ्टवेयर है, इसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होनी है और सारी चीज़ें हम लोग इसी स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन से पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले गिवन आपको क्या दिया गया है? देखिए अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, आपसे अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस पूछा गया है वाइल कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, और आपको क्या दिया गया है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन ये दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि H2O कितना बनेगा। अच्छा, यहां पर रिएक्टेंट थे 2, CH4 एंड ऑक्सीजन, और हमको दिया गया है अमाउंट केवल एक रिएक्टेंट का। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्ट हो रही है और यहाँ पर उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जितनी कि 16 ग्राम मीथेन को चाहिए। एक पॉइंट और समझिए, यहाँ पर अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों का अमाउंट आपको दिया गया है, तो वहाँ पर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि कोई एक रिएजेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा तो कोई दूसरा कम अमाउंट में होगा। यहाँ पर तो केवल एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है, दूसरे का है ही नहीं, तो ये अज्यूम किया जाता है कि रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्ट कर रही है। तो समझिए इस 16 ग्राम ऑफ मीथेन को मैं किस में कन्वर्ट कर लूँगा? नंबर ऑफ मोल्स में। आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए सबसे पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए इसके मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, तो गिवन वेट ऑफ मीथेन कितना है? 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन भी कितना है? 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 मोल। अब तो ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा सिंपल। 1 मोल ऑफ मीथेन, देखो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। मैं यहाँ लिख देता हूँ according to stoichiometry 1 mole of methane produce 2 mole of H2O, 2 mole of H2O। ठीक है, तो अब गिवन कंडीशन में भी कितना दे रखा है हमको? 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 1 मोल ऑफ मीथेन यहाँ भी कितना प्रोड्यूस करेगी? 2 मोल ऑफ H2O, और 2 मोल ऑफ H2O को अगर मैं वेट में लिखूँ तो 2 × 18 ग्राम कितना आ जाएगा? 34 ग्राम ऑफ H2। ये आ गया मेरे पास। तो स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, आप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखें, इक्वेशन लिखें, बैलेंस करें, स्टोइकियोमेट्री लिखें, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पता करें।
अगर दोनों रिएक्टेंट का वेट आप लोगों को दिया है या उसका अमाउंट आप लोगों को दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन रिएक्ट विथ 36 ग्राम ऑफ स्टीम 36 ग्राम ऑफ स्टीम टू प्रोड्यूस Fe3O4. Also determine amount of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मास ऑफ आयरन रिएक्ट विथ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। तो सीधे से सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग कि आयरन रिएक्ट विथ H2O स्टीम। देखो स्टीम मतलब क्या है, वाटर वेपर, सिंपल। इट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमको केमिकल रिएक्शन से हमने केमिकल इक्वेशन बना ली। नाउ द स्टेप इज टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए हाउ मेनी Fe एटम, 1, यहाँ पर कितने हैं 3, तो जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई 4 का। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है हमको। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। हमने ये इक्वेशन कर दी बैलेंस। 3 Fe 3 Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। नाउ कम टू द स्टोइकियोमेट्री। देखिए 3 मोल ऑफ Fe रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ H2O, 4 mole of H2O, then it produce 1 mole of Fe3O4 and 4 mole of hydrogen। सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है। 4 mole of hydrogen, इसको कर दीजिए बॉक्स में बंद। दिस इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेट ऑफ Fe 36 ग्राम ऑफ स्टीम। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितने रिएक्टेंट हैं 2, और आपको अमाउंट कितने का दिया गया है 1 का। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगता है जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट आपको दिया गया हो। यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो इस 36 ग्राम को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले मोल्स में। तो देखो गिवन वेट कितना है 36, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम। कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स आ गए। चलिए 2 मोल्स। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है कि Fe का कितना मास चाहिए हमको और हाइड्रोजन उसमें कितनी बनने वाली है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो मैं इसको 36 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्टोइकियोमेट्री पर। देखो 4 मोल ऑफ H2O को कितने मोल आयरन चाहिए 3 मोल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 मोल ऑफ स्टीम रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ स्टीम को कितना रिक्वायर होगा 1 मोल को रिक्वायर होगा 3/4 मोल ऑफ Fe। तो 2 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा 3/4 इंटू 2 मोल ऑफ Fe। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो 1.5 मोल ऑफ Fe आपको चाहिए। कितना चाहिए 1.5 मोल ऑफ Fe चाहिए। ठीक है, और 1.5 मोल ऑफ Fe का वेट कितना होगा 1 मोल ऑफ Fe का वेट है 56, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ये जो वेट होगा दैट इज द वेट ऑफ आयरन, और जो मोल है वो है 1.5 मोल। अच्छा, अभी आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन का भी पता कर लीजिए, वो भी पता कर लेंगे। 4 मोल के लिए कितनी हाइड्रोजन है 4 मोल। 1 मोल के लिए कितनी होगी 1 मोल। 2 मोल के लिए कितनी होगी 2 मोल। तो यहाँ से सीधा सा पता चल गया हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। देखिए ये सबसे आसान और सिंपल मेथड है, आप लोग किसी और चक्कर में ना पड़ें। आप लोग सिंपल केमिकल रिएक्शन लिखें, उसको बैलेंस करें, स्टोइकियोमेट्री लिखें, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखें।
कभी भी गलती आप लोगों से नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या है आप लोग रीड कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, तो समझ लीजिए डाइनाइट्रोजन सिंपली नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट अमोनिया, और ये रिएक्शन आपको बैलेंस भी दी गई है, तो एक स्टेप और कम हो गया आपके लिए, ठीक है। और फिर इसमें पूछा है कि मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगला पार्ट है कि क्या इसमें से कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा, मतलब वो एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछ रहा है। और लास्ट में इफ यस तो वो कौन सा है और उसका मास क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लिख देते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए इसको। देखिए केमिस्ट्री है, थोड़ा बहुत एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी खुला छोड़ दिया, मतलब इसको लेट ऑन लेट गो की बेस में छोड़ दिया, तो ये उड़ जाएगा। आप लोगों को लगातार इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं गिवन कंडीशन पर। चलिए, तो हमसे बोला गया है कि 2 × 10³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ये पूछा गया एक तो, और फिर पूछा है कि उसमें एक्सेस रिएजेंट कौन बचेगा, तो हम साथ साथ में ये भी बता देंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी दिया गया है, आप लोग उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। चलिए, तो ये आपको दिया गया है गिवन वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट मोल्स में बदलने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 28, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 ग्राम, कितना है 2 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है 1 ग्राम, तो 2 एटम का वेट कितना हो गया 2 ग्राम। नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन एटम का वेट कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो ये कितना, ये 2 ग्राम, ये 28 ग्राम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 500 ग्राम, सॉरी 500 मोल्स, 500 मोल्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2000/28 दैट विल बी 71.43 मोल्स, ऑलमोस्ट 71.43, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट आपके पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब कैसे लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। 1 मोल के लिए कितना दिया गया है 71.43 मोल, 3 मोल के लिए कितना दिया गया है 500 मोल्स, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 3 मोल के लिए 500 है, तो 1 मोल के लिए होगा 166.67। ये 1 मोल के लिए कितना है 71.43। डेफिनेटली दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पूरा खर्च हो जाता है। इसका मतलब है 71.43 माइनस 71.43, 1 मोल के लिए कितना खर्च हुआ 71.43, तो 3 मोल के लिए कितना खर्च होगा, जस्ट ट्रिपल ऑफ 71.43, ये खर्च होगा 3 × 71.43। कितने में से खर्च होगा भाई, आपके 400 में से, सॉरी 500 मोल्स जो आपको दिए गए हैं उसमें से खर्च होगा। 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 71.43, तो 3 मोल के लिए खर्च होगा 3 × 71.43। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन। 1 मोल के लिए 71.43, तो 2 मोल के लिए कितना बन जाएगा अमोनिया,
2 इंटू 71.43, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 142.86 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये तो अमोनिया का अमाउंट आ गया आपके पास। अब देखिए ये लिमिटिंग रेजेंट कौन है, नाइट्रोजन, उसका तो जीरो अमाउंट बचेगा। एक्सेस रेजेंट कौन बचा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 214.29 माइनस 500, तो यहाँ पर बचेगा एक्सेस, जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो तो एक्सेस अमाउंट हो गया बचा हुआ, और आपके पास अमोनिया का भी अमाउंट आ गया। तो ये क्वेश्चन से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन में पहले खर्च होता है, एक्सेस रिएजेंट वो है जो लास्ट में रिएक्टेंट का अमाउंट जो बचा रह जाता है, और लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था पूरा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन या कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। अभी एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हम लोग एक क्वेश्चन उसमें से कर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर इज 1.35, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.35। क्या क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, आपको रिएक्शन भी दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट प्रोड्यूस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, और पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, आपको गिवन है, इसका अमाउंट पूछा है, और HCl का दिया गया है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देन दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अब क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया है केवल हम लोग उसी का रिलेशन बना लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब हमसे ये पूछा गया है कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl आपके पास है, इससे रिएक्शन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए। तो मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा, इससे मैं निकालूंगा मोल, इससे मोल निकालूंगा। कैसे निकल जाएंगे मोल, देखो हमको मोलैरिटी दे रखी है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ऊपर कर देते हैं 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, मुझको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, निकाल लेते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी है 0.75, वॉल्यूम है 25 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा देखो 0.75 ओवर 40 मोल्स ऑफ HCl आर गिवन टू यू। कितने मोल्स हैं आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए मोल कितने हैं, 0.75 ओवर 40 मोल ऑफ HCl आर गिवन टू यू। अब स्टोइकियोमेट्री पर आ जाइए, दिस इज द स्टोइकियोमेट्री। 2 मोल ऑफ HCl के लिए 2 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ HCl विल रिक्वायर 1/2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 0.75 ओवर 40 मोल, तो 1/2 इंटू 0.75 अपॉन 40, इट विल 0.75 ओवर 80 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड। कितने मोल्स, सॉरी CaCO3, 0.75 अपॉन 80 मोल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वेट बताइए, तो देखो 1 मोल का वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट के, 1 मोल का वेट है 100, तो 0.75 ओवर 80 इंटू 100 ग्राम ये इसका वेट हो जाएगा। ठीक है जी, आपका चैप्टर उसका टॉपिक था कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है,
तो थोड़ा सा फोकस और सिंसियरली आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।